वेलकम टू ASR's IAS इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है ASR.com। जब आप ये वेबसाइट खोलोगे तो एक इंक्वायरी फॉर्म आता है, तो आप इसमें अपनी डिटेल्स फिल करके कोर्स में आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कोर्स में फ्री MCQ टेस्ट ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए और ये इंक्वायरी सबमिट कीजिए। ये नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, अब भी स्टार्ट किया है, तो MCQ टेस्ट फ्री अपलोड किए जाएंगे। तो डेली के 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऊपर होंगे। तो जो करंट अफेयर्स आप डेली PDF से स्टडी करते हो, वीडियो देखते हो, उसका अब आप डेली टेस्ट भी ले सकते हो। तो 12th का टेस्ट आज लाइव है, 13th का टेस्ट लाइव होगा और वो रहेगा, लाइव रहेगा टिल योर प्रीलिम्स 2017 और इवन लेटर। तो ये MCQ टेस्ट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करके यहाँ पे फ्री MCQ टेस्ट ऑनलाइन सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट से कॉल आएगा। उस कॉल पे आपको अगर नहीं आता है तो आप ये इंक्वायरी पे डिटेल्स इंक्वायर भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अपना फॉर्म सबमिट किया इंक्वायरी और आपको एनरोल होना है ये फ्री टेस्ट के लिए। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। तो ये आप जब यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो आप यहाँ ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स फिल इन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन आप डाल सकते हैं अपना, यहाँ पे पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। जब आपको लॉगिन मिल जाए तो लॉगिन करने पे आप ये पेज पे आओगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स है, एग्जाम्स में ऑनलाइन टेस्ट है, तो आपको लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट दिखेंगे यहाँ पे। तो आप वो टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पे, टेक टेस्ट। तो जब आप टेस्ट लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस अपलोडेड है, तो वो क्वेश्चंस आपको एक बार आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपको वो देना ही होगा। यहाँ पे 10 मिनट के 10 क्वेश्चंस है। तो एक बार ये स्टार्ट हो गया उसके बाद आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया ऐसे फिर ये टेस्ट सीरियसली दो। तो यहाँ पे 10 सवाल है, जैसे कि न्यू सिल्क रोड पे क्वेश्चन है कि कहाँ से ये कौन सी स्टेट कंट्री से पास हो जाए। फिर UIDAI पे क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये। तो ऐसे करके ये 10 सवाल है। कोरल ब्लीचिंग पे कॉजेज उसके। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो न्यूज में आता है जब हम स्टडी करते हैं तो उनके ऊपर ये क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है। तो शेड्यूल्स के ऊपर जो हमने लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस किया था 22 लैंग्वेजेस पे, तो ये सारे है, राइट। तो गल्फ ऑफ एडन के बारे में भी है ये। तो ये सवाल आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये टाइमर एक बार शुरू हो जाएगा तो आपको ये टाइम 10 मिनट में ये 10 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। अगर टाइम आपने एक बार टेस्ट शुरू कर दिया तो आपका टाइम लैप्स होने पे ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको ये टेस्ट फिर से देने नहीं मिलेगा। तो एक बार आपने प्रिपेयर से इसे कर लिया हो, आपने रेडी हो, आप एक बार टेस्ट शुरू किया तो उसको आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये है रिगार्डिंग द टेस्ट। अब हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे न्यूज आइटम्स जो पिकअप किए गए हैं वो ये 13 न्यूज आइटम्स है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज आइटम है पेट्रोल डीजल प्राइसेस टू बी फिक्स्ड डेली। तो ये पेट्रोल डीजल प्राइसेस के बारे में है। तो फ्यूल प्राइसेस जो है कंट्री में अब रोज चेंज हो गए। तो फ्यूल पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस है वो हिसाब से डिसाइड हो। तो जो स्टेट फ्यूल रिटेलर्स है इंडिया में, तो ये मतलब पब्लिक सेक्टर में है, तो ये है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। तो ये तीनों मिलके 95% जो फ्यूल आउटलेट्स है कंट्री में वो इनके पास है। तो ये अब से पहले फोर्टनाइटली डिसाइड करते हैं। तो अब ये पायलट बेसिस पे डेली का स्टार्ट होगा। तो अब ऐसे है कि हर 15 दिन में पहली तारीख हर महीने की और 16 तारीख हर महीने की, तब ये अपने रेट्स चेंज करते हैं टू मेक इट इन लाइन विथ मतलब इंटरनेशनल रेट्स के अकॉर्डिंग उनको लाने के लिए। तो अगर इतने टाइम के बाद चेंज होता है तो उससे कभी कभी ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं। तो कंज्यूमर्स के लिए फिर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाना तो पॉलिटिकली पैलेटेबल नहीं होता, मतलब वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए अब ये डिसाइड किया गया है कि प्राइसेस डेली चेंज होगी। तो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और ये पायलट बेसिस पे 5 सिटीज में पहले स्टार्ट होगा फर्स्ट में से और फिर ग्रेजुअली पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा। तो प्राइसेस तो डीरेगुलेट हो ही चुके हैं, अब ये एक और स्टेप लिया गया है। तो प्राइस डीरेगुलेशन पेट्रोल का 2010 से हो चुका है और डीजल का 2014 से अक्टूबर से। तो ये उस बारे में है। फिर अगला न्यूज आइटम है सोमाली फोर्सेस फ्री इंडियन शिप क्रूज फ्रॉम पायरेट्स। तो ये सोमाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने पायरेट्स के साथ क्लैश करके इंडियन कार्गो शिप को रेस्क्यू किया। ये जो 9 लोग इसमें से किडनैप हुए थे। तो ये सोमाली पायरेट्स जो है ये मिलिटेंट ग्रुप है अल शबाब। तो ये अल शबाब मिलिटेंट ग्रुप कहाँ से है? सोमालिया से है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछते हैं। ये स्पेसिफिक न्यूज में आपको कोई कंटेंट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
तो ये पता होना जरूरी है। देखो सोमालिया हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ गल्फ ऑफ एडन, तो अभी 1-2 दिन पहले। तो ये सोमालिया, यहाँ पे अल शबाब यहाँ कंट्रोल उनका है, ये मिलिटेंट ग्रुप है अफ्रीका में, सोमालिया में। फिर अगला है लोक अदालत सेटल्स ओवर 6 लाख केसेस इन 1 डे। तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो उसके अंदर आता है। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चेयर है वो है सुप्रीम कोर्ट जज, इवन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। तो अब नेशनल लोक अदालत होल्ड किया गया था, ये सेकेंड नेशनल लोक अदालत था 2017 में। तो इसके अंदर 6 लाख केसेस रिजॉल्व हुए। तो लोक अदालत मतलब सब जगह, नेशनल लेवल मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेवल से लेके तालुका लेवल कोर्ट्स तक ये लाए गए थे। तो ये जो लोक अदालत था इसमें जो केसेस थे, मतलब जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है या सिविल मैटर्स, चेक बाउंस के केसेस है, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वगैरह जो है, तो पेंशन क्लेम्स वगैरह, तो ये सारे केसेस यहाँ पे रिजॉल्व हुए। तो ये लोक अदालत में जजेस नहीं होते, लोक अदालत आर हेडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो यहाँ पे ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये कॉम्प्रोमाइज करके एमिकेबली जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके। तो दोनों पार्टीज रेडी हो तो वो सिर्फ पर्सुएट करते हैं। तो पार्टीज रेडी हो तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्लेम जो फाइनलाइज होता है वो अनाउंस किया जाता है, और एक बार जो अनाउंस किया गया फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लोक अदालत का अवार्ड जो है वो अपील नहीं कर सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते। आपको फ्रेश केस फाइल करना है तो आप फ्रेश केस फाइल कर सकते हो फिर से, पर लोक अदालत के पास जो केस आया है वो फाइनल है अवार्ड। और इसके अंदर एक और बेनिफिट ये कि जो आप कोर्ट फी पे करते हो जब आप कोर्ट जाते हो, क्योंकि ये सारे कोर्ट मैटर्स ही है, लेकिन लोक अदालत के पास आते हैं तो ये इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। तो वही है, तो जो बैकलॉग है कोर्ट केसेस का वो सॉल्व करने का और एक ये इजी तरीका है कि एमिकेबली वो डिस्प्यूट रिजॉल्व की जा सकती है, जो वो ये लोक अदालत में की जाए। तो जो आप कोर्ट फी पे करते हो, जब आप कोर्ट के केस फाइल करते हो तो वो कोर्ट फी पे आपको रिफंड मिलती है इसमें, जब लोक अदालत के पास केस जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो सिविल कोर्ट्स में ये लोक अदालत और विलेज मैटर्स, सिविल मैटर्स मेजरली वो देखते हैं। तो ये लोक अदालत के बारे में है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर आते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है लोक अदालत। तो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बनाई गई है। तो ये दे आर डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट्स। तो इनका जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग होता है, इसमें अपील नहीं होता है। और ये लोक अदालत में जो है दे डू नॉट हैव एनी जुडिशियल रोल, जुडिशियल रोल नहीं होता लोक अदालत का। फिर अगला न्यूज आइटम है पोल पैनल थ्रोज ओपन चैलेंज टू हैक ईवीएम्स। तो इलेक्शन कमीशन ने अब चैलेंज दिया है, क्योंकि कई बार हम बार न्यूज सुन रहे हैं कि ईवीएम टैप कर सकते हैं, ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चैलेंज है, हैक करके बताओ ईवीएम को। ओपन चैलेंज उन्होंने दिया है, प्रूव द एलिगेशन। फिर अगला है ग्लोबल इंटरेस्ट इन PSLV सोर्स। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब उसका डिमांड और बढ़ गया है। काफी सारे उनको इंक्वायरीज आ रही है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से। तो ये जब से PSLV ने 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल फ्लाइट में लॉन्च किया फेब 2017 में, तब से इसका और डिमांड हो गया है। तो PSLV इसके 39 फ्लाइट्स हुए, उसमें से 37 सारे सक्सेसेस रहे हैं। तो ये काफी सक्सेसफुल वेंचर रहा है और इसके अंदर हमने काफी सारा इनिशिएटिव्स लिया है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो बेसिकली वो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, पर वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है। तो वही ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में यहाँ पे वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की है। तो ये यहाँ पे है चंद्रयान 1 जो मून मिशन था, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन और एस्ट्रोसैट, ये सारे, ये एस्ट्रोसैट इंडिया की फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, जेम्स वेब वो लोग लॉन्च करने वाले नासा, तो अब इंडिया ने भी लॉन्च किया ये एस्ट्रोसैट। तो ये सारे भी PSLV पे ही लॉन्च किए गए हैं। तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में है। तो ये पोलर ऑर्बिट्स, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो ये पोलर ऑर्बिट्स होती है। तो पोलर ऑर्बिट्स जो होती है वो सन सिंक्रोनस होती है, मतलब जो वो सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करती है, तो जो सन अर्थ का प्लेन है, लाइन है उसका, और ये जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है, वो दोनों का एंगल जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड और ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड। तो ये दिखाया गया है, तो इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो सिंक्रोनस होती है, तो वो ये जो 35,800 अराउंड 36,000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे होती है अबव द इक्वेटर। तो यहाँ पे जब सैटेलाइट होती है तो आपको फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हमेशा लगेगा कि सैटेलाइट मतलब
जो अर्थ का रोटेशन का पीरियड है वो ये सैटेलाइट का रेवोल्यूशन का पीरियड होता है, तो उसको कहते हैं जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। वो ये दिखाया गया। तो उसका ऑर्बिटल पीरियड मतलब अर्थ रोटेट करता है 24 आवर्स में, तो इसका रेवोल्यूशनरी पीरियड होता है ये ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स। फिर तो ये ऑर्बिट्स दिखाई गई है, लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। फिर ये इसरो का जो 104 सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च किया था उसके बारे में, तो 104 में से सिर्फ 3 इंडियन थी। जो मेन पेलोड था वो था कार्टोसैट 2 सैटेलाइट सीरीज की सैटेलाइट। उसके अलावा 2 और जो इंडियन थी वो इंडियन यूनिवर्सिटीज की नैनो सैटेलाइट्स थी, और उसके अलावा बाकी सब फॉरेन कंट्रीज की थी। उसमें से 88 यूएस की थी। तो डव सैटेलाइट्स हमने तब ये डिस्कस किया है में, और 13 जो अदर कंट्रीज की यहाँ पे सैटेलाइट्स है वो थी। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 15 फरवरी 2017 को सिंगल फ्लाइट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है। इवन यहाँ पे 2014 में जो लास्ट जो रिकॉर्ड था वो था रशिया के 37 सैटेलाइट्स इन वन गो इन 2014, और अब हमने किया 104। तो ये PSLV C-37 यूज की गई थी। फिर मंगलयान मिशन, तो मंगलयान लॉन्च चंद्रयान मिशन, तो चंद्रयान मिशन फर्स्ट मून मिशन था और इंडिया का। तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका मिशन लाइफ 2 इयर्स था, पर ये 2 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे। एक साल के अंदर ही, मतलब 1 साल में ही एक्चुअली इसका कांटेक्ट छूट गया था, तो कांटेक्ट नहीं रहा। तो चंद्रयान रिसेंटली भी न्यूज आया था कि चंद्रयान 1 ये डिटेक्ट की गई, नासा ने इसको स्पेस में डिटेक्ट किया है, तो वही है। तो ये लेकिन उसने अपना मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। तो चंद्रयान 1 ने मून पे इंडियन फ्लैग होइस्ट किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो लैंडर था वो लैंडर भी स्मूथ लैंडिंग नहीं मिला उसको, पर लैंडिंग भी हुई। तो नासा का यहाँ पे जो पेलोड था, तो मिनरल मैपिंग जो था उसके लिए, तो ये मून मिनरल मैपिंग जो था उसने यहाँ पे इवन वाटर डिस्कवर किया। तो 97% लूनार सरफेस को मैप किया गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके फुलफिल हुए। तो ये प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मून पे डिस्कवर हुए, वो एक मेजर अचीवमेंट है। तो ये चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 2 भी अभी प्रेपरेशन चल रही है। तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा और रोवर भी होगा। तो ये रोवर एक्चुअली मून के सरफेस पे मूव करेंगे। तो ये चंद्रयान 2 अभी नेक्स्ट एडवांस्ड वर्जन है। तो ये है चंद्रयान 1। फिर उसके बाद हम मार्स पे गए। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो लॉन्च किया गया, तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, और ये 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ। ये भी PSLV C-25 रॉकेट पे। तो इसका पर्पस था कि ये सरफेस जो है मार्स सरफेस को उसको मैप करे, उसका एटमॉस्फेयर स्टडी करे, क्या यहाँ मीथेन गैस है, क्या यहाँ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो वो उसका मिशन ऑब्जेक्टिव था। तो 100 डेज ऑर्बिटल उन्होंने कंप्लीट किया। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड की जो पहले अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंची थी। तो मतलब पहले अटेम्प्ट में ना यूएस ना रशिया पहुंच पाई थी। तो इंडिया बिकेम सक्सेसफुल इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। और इसका कॉस्ट जो था वो अराउंड 450 करोड़ था। तो ये एक फ्रैक्शन है जो नासा का कॉस्ट होता है और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज वगैरह जो उनके कॉस्ट होते हैं रशिया में, उससे काफी कम कॉस्टिंग में, बजट में हमने ये अकम्प्लिश किया है मंगलयान। तो ये है PSLV C-25 पे 2013 नवंबर में लॉन्च किया गया। 100 डेज मिशन के कंप्लीट हुए। फिर एस्ट्रोसैट, ये इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो अब हमने अपना स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च किया। जैसे मैंने कहा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जापान का भी है सुजाकू, और इंडिया का है एस्ट्रोसैट। यूएस अब ये नासा हबल को रिप्लेस करने वाली है जेम्स वेब से। तो ये 2018 में लॉन्च किया जाएगा, सक्सेसर ऑफ हबल, जेम्स वेब। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया यूके फ्रेमवर्क टू गाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यूके के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, उन्होंने कहा है कि इंडिया और यूके अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो यूके चाहती है कि ब्रिटिश फर्म्स यहाँ पे इंडिया में एस्टैब्लिश हो और वो हाई टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज एंड डेवलप करे, और उसको फिर हम थर्ड कंट्रीज को सेल कर सकें। तो वो उनका ऑब्जेक्टिव है। तो इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो चुका है 2015 में। तब इसको फर्दर डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर अगला है
यूएस कैन प्ले की रोल ऑन कश्मीर पाकिस्तान। तो जैसे हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं कश्मीर इशू में, तो इंडिया ने कहा है हाँ वो प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान पे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना सपोर्ट करे वगैरह, पर वो डायरेक्टली कश्मीर इशू में हम नहीं चाहते कोई कंट्री को, ये इशू को हम इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते, ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, बायलैटरली सॉल्व हो सकती है। पर पाकिस्तान का स्टेटमेंट अलग है, वो यूएस को कह रहे कि की रोल आप प्ले कर सकते हो कश्मीर इशू में। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर फाइल्स क्यूरेटिव प्ली ऑन आफ्स्पा। तो आफ्स्पा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। तो ये आफ्स्पा एक्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इम्यूनिटी है, तो ये इनको राइट टू किल एक्चुअली देता है आफ्स्पा। तो अगर टेररिस्ट वगैरह जो है उनको सस्पिशन भी है तो वो उनको शूट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया, तो ये जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी है आर्म फोर्सेस को, पर ये कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, राइट तो है, मतलब आफ्स्पा में कोई अमेंडमेंट उन्होंने नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि अगर कोई एनकाउंटर होता है, किलिंग होती है, चाहे वो विक्टिम फिर एक क्रिमिनल हो, मिलिटेंट हो, सिविलियन हो, टेररिस्ट हो, इंसर्जेंट हो, जो भी हो, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होना जरूरी है कि अगर कोई एलिगेशन है कि एक्सेसिव पावर यूज किया गया, रिटेलिएटरी फोर्स एक्सेसिवली यूज किया गया, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होना, एवरी डेथ के ऊपर इंक्वायरी होना जरूरी है जहाँ पे आफ्स्पा एप्लीकेबल है। तो ये वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि अगर आफ्स्पा दिया जाता है टू कीप द आर्म फोर्सेस मोरल है, तो सिविलियंस के मोरल के बारे में भी आप सोचो, तो ये आर्म फोर्सेस के थ्रेट में वहां रहते हैं डिस्टर्ब एरियाज में। तो फिलहाल अभी न्यूज यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ये वर्डिक्ट रिकंसिडर करे। वो कहते हैं कि इससे मिलिट्री का मोरल काफी अफेक्ट होता है। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करती है या नहीं। तो ये आफ्स्पा के बारे में जो 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये मणिपुर में 1980 से एनफोर्स्ड है। इरोम शर्मिला शी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक आफ्स्पा के अगेंस्ट इन मणिपुर। तो ये 2000 से हंगर स्ट्राइक पे थे, अब 16 साल बाद अब उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक किया और अभी जो मणिपुर असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा हम इलेक्शंस लड़के फिर राइट टू ब्रिंग चेंज इन आफ्स्पा, बट शी डिड नॉट विन। उनको सिर्फ 90 सीट्स मिली वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये इरोम शर्मिला के बारे में था, पर मणिपुर में आफ्स्पा एनफोर्स्ड है। इवन आफ्स्पा जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे सारे 1990 से यहाँ पे भी एनफोर्स्ड है, जम्मू एंड कश्मीर में काफी डिस्ट्रिक्ट्स में वो है। तो आफ्स्पा के जो सेक्शन 4 और सेक्शन 7 है, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल पार्ट्स जो यहाँ पे। तो सेक्शन 4 में यह प्रोविजन है कि आर्म फोर्सेस के पास पावर है कि वो प्रीमाइसेस कहीं भी सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं वारंट्स के बगैर, फोर्स यूज कर सकते हैं। ये कोर्ट्स में यूज फोर्स इवन टू एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब इतना फोर्स यूज कर सकते हैं कि कोई की जान भी चली जाए, तो उनके पास ये पावर है। दे कैन डिस्ट्रॉय आर्म्स डंप्स, हाइडआउट्स, टू स्टॉप सर्च एंड सीज एनी व्हीकल। तो ये सारे उनको पावर्स दिए गए हैं। तो अगर डेथ हो रही है, पावर तो है उनके पास, पर डेथ हो रही है, तो इसमें एक्सेसिव फोर्स क्या कैसे यूज किया गया ये पावर, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, पर गवर्नमेंट चाहती है कि ना ये ना हो। फिर अगला न्यूज आइटम है कोलंबो सी फ्रंट मेक्स वे फॉर चाइना बैक्ड फाइनेंशियल सिटी। तो ये कोलंबो जो पोर्ट सिटी है श्रीलंका में, तो यहाँ पे ये कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट चाइना ने इनॉग्रेट किया था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने इन 2014। तो यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि पोर्ट रीजन है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का इसका बहुत कंसर्न था, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इवन तब रणिल विक्रमसिंघे जो इलेक्शंस फाइट करने के लिए पोल चल रहे थे, इलेक्शंस चल रहे थे, तब उन्होंने पोल प्रॉमिस किया था इलेक्शंस के टाइम पे कि ये जब पावर में आएगी तो ये प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देंगे, पर वो जीते। ही इज द प्राइम मिनिस्टर नाउ, रणिल विक्रमसिंघे। तब उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे का ब्रेन चाइल्ड है, तो ये उन्होंने कंप्लीटली इसको अपोज किया था। पर अब पावर में आने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। दिस इज एक्चुअली कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका का, $1.4 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किए गए। तो चाइना यहाँ पे इंटरेस्टेड है क्योंकि कोलंबो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन पे है। तो जब आप पोर्ट्स देखो तो दुबई पोर्ट है, सिंगापुर पोर्ट है, तो उसके बीच में एक पोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो कोलंबो ये वॉइड फिल कर सकता है, ये जो गैप है वो फिल कर सकता है। तो इसीलिए चाइना चाहती है कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल हब बनाया जाए। तो जब ये पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोटेस्ट हुए एनवायरमेंट के ग्राउंड के ऊपर, तो इन्होंने इसको रीनेम कर दिया, अब इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये कोलंबो में जो है यहाँ पे वो चाहते कि ये यहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर हब बने।
तो सारे जो यहाँ पे लॉज भी हो गए वो भी स्पेसिफिकली इसके लिए हो गए, सेपरेट कोर्ट होगा, सेपरेट आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हो गए। तो ऐसे उनका एक्सक्लूसिव ऑपरेशन यहाँ पे हो सके, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी बने। तो अभी भी प्रोटेस्ट वहाँ पे है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिशरमैन भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्ट होगा यहाँ। और ये कोलंबो जो प्रोजेक्ट है ये अलग है। कोलंबो इज ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्ट कोस्ट में जो हम्बनतोटा पोर्ट चाइना डेवलप कर रही है वो अलग है। तो ये इस बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स इन फेब। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के ऊपर है, तो ये मंथली डेटा आता है, तो हम इसको देखते हैं, पर इसको मंथली क्या रिवाइज हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। पर स्टैटिक पार्ट जो है कि आईआईपी में क्या वेटेज है, क्या फैक्टर्स है यहाँ पे, वो सब जरूरी है। तो आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, मोर देन 75% वेटेज आईआईपी में इसका है। तो उसमें जब श्रिंकिंग हो रही है इस वजह से आईआईपी भी श्रिंक हो रहा है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3 मेजर सेक्टर्स जो है वो, एक है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग का आप देख सकते हैं 75.53% वेटेज है आईआईपी में, फिर है माइनिंग एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स। तो ये 10.32% आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 8 कोर सेक्टर्स जो आईआईपी में है। अगर मतलब अलग अलग तरीके से आप उसका बाइफिकेशन कर सकते हैं डिवीजन, ये एक सेक्टर वाइज है। ये गुड्स यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि कैसे गुड्स है, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो उसका ये वेटेज सेपरेटली कैसे होगा वो दिया गया है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में भी ये वेटेज दिया गया। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज 38% वेटेज है उनका आईआईपी में। तो ये 38% इस सब का एडिशन है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है। इलेक्ट्रिसिटी है 10.32%, दिस इज द मैक्सिमम वेटेज अमंग्स द 8 कोर, सबसे ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये यूपीएससी में पहले भी सवाल आ चुका है और अभी भी आगे आ सकता है। फिर सेकेंड है स्टील विद 6.68% वेटेज, आप देख सकते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और लोवेस्ट है फर्टिलाइजर के लिए। तो ये ऑर्डर में है और ये 8 कौन से है वो भी आपको याद रहना चाहिए। अगर ऑप्शंस में आए तो आपको पता होना चाहिए कौन से 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से। फिर अगला है होल्ड फिस्कल डेफिसिट एट 3% टिल फाइनेंशियल ईयर 2020 सेज एनके सिंह पैनल। तो ये गवर्नमेंट ने पैनल रिव्यू कमेटी अपॉइंट की थी ऑन एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो ये फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट था 2003 का। तो ये एक्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके जीडीपी फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी पे लाना था 2008-9 तक। तो ये एक्चुअली ऑन ट्रैक था, पर फिर 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उस वजह से ये फिस्कल डेफिसिट मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये 3% ऑफ जीडीपी नहीं ला पाए हैं। ये लास्ट ईयर जो है 2016-17 में ये 3.5% था, फिस्कल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीडीपी था। तो अब ये साल के लिए ये कमेटी, एनके सिंह ये फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो ये कमेटी ने अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अब एफआरबीएम आगे कैसे फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी कैसे लाया जाए, फिस्कल डेफिसिट कैसे टारगेट किया जाए। तो इन्होंने सजेस्ट किया है फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3.2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2017-18 के लिए, और उसके बाद से ये 19-20 में तक 3% पे मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कम किया जाएगा। 2020-21 में 2.8%, 2.6, 2.5 ऐसे करके ये रिड्यूस किया जाए फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये है। तो एफआरबीएम लॉ अभी नया बनाया जाएगा, तो वो कहते हैं कि एक एस्केप क्लॉज भी रखना चाहिए। तो एस्केप क्लॉज मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है फिस्कल डेफिसिट टारगेट फुलफिल, तो वो अलाउ किया जाएगा उनको, एक साल वो स्किप कर सकते हैं ये फिस्कल टारगेट। तो कब, जब सिचुएशन है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, एक्ट्स ऑफ वॉर, नेशनल कलामिटीज है, कुछ एग्रीकल्चरल सेक्टर कोलैप्स हो गया है, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे है कि या अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन है, तो उन केसेस में एस्केप क्लॉज लाया जा सकता है। तो इसके लिए एस्केप क्लॉज में भी ये डिविएशन 0.5% तक अलाउड है। तो यहाँ पे जो कमेटी थी एनके सिंह पैनल, उसके अंदर इवन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि इसको इतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए, 0.3% तक रहे। इवन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी कहा कि 0.3% ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, पर इसको रिकमेंड 0.5% ही किया गया है। तो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी ने ये रिकमेंड किया। ये फाइनल नहीं है, इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी और लॉ बनाएगी तो ये प्रोविजन फाइनल होगी। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। और एक रिकमेंडेशन है वो है कि एक बॉयंसी क्लॉज भी होना चाहिए। तो बॉयंसी क्लॉज मतलब कि अगर
आउटपुट ग्रोथ ज्यादा है, 3% फास्टर देन एवरेज है, तो अगर ज्यादा हम अचीव कर रहे हैं तो उन केसेस में फिस्कल डेफिसिट को और कम करना चाहिए, जो टारगेट दिया गया उससे एटलीस्ट 5% और कम करना चाहिए, 0.5% और कम करना चाहिए। तो ये बॉयंसी क्लॉज भी ऐड करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया और वो कह रहे नया एक्ट बनाया जाए, इसको नाम दिया उन्होंने डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो ये अडॉप्ट करके प्रपोज पास करना है। और उन्होंने कहा कि एक फिस्कल काउंसिल भी बनानी चाहिए, तो ये फिस्कल काउंसिल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी इनको जब उनको एस्केप क्लॉज इन्वोक करना होगा। तो ये सजेशंस है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो गवर्नमेंट बजट जो होता है तो उनके रेवेन्यूज होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। अब रेवेन्यूज आते हैं तो करंट अकाउंट मतलब जो रिकरिंग होते हैं वो आते हैं, जैसे टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं जो एनुअल बेसिस पे आते हैं, और एक होते हैं कैपिटल पार्ट। तो कैपिटल रिसीट्स जो होती है गवर्नमेंट की वो दो टाइप की होती है, डेट और नॉन डेट रिसीट्स। तो नॉन डेट रिसीट्स मतलब जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा एक आ रहा है, और ये जो एनुअल बेसिस पे, तो ये वन टाइम ह्यूज अमाउंट होता है। तो ये नॉन डेट रिसीट्स जो आती है वो यहाँ पे आएगी, FDIC वगैरह, तो ये नॉन डेट रिसीट्स है। और डेट रिसीट्स जो है वो है गवर्नमेंट बोरिंग्स। तो ये डेट रिसीट्स जो है गवर्नमेंट बोरिंग्स मतलब जो है उसको फिस्कल डेफिसिट है। तो ये फिस्कल डेफिसिट है। और बजट कैसे बनता है? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को बैलेंस किया जाता है। तो ऑफकोर्स यहाँ डेफिसिट बजट होता है, तो इसीलिए हमको बोरिंग्स करनी पड़ती है, डेट्स लेने पड़ते हैं, इसीलिए ये बैलेंस हो पाता है। तो वो फिस्कल डेफिसिट शोज द गवर्नमेंट बोरिंग्स। और एक टर्म होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर फिस्कल डेफिसिट में जो बोरिंग्स है तो उसके अंदर हमको पहले डेट्स जो लिए हैं उनके इंटरेस्ट भी पे करने होते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी उसमें साथ में बताए जाते हैं। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दिए फिस्कल डेफिसिट से तो जो वैल्यू मिलती है वो है प्राइमरी डेफिसिट। करंट मतलब जो प्रेजेंट बोरिंग हो रही है उसके क्लियर आइडिया मिलती है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये है definition. Total budget expenditure minus total budget receipts excluding borrowings, that is fiscal deficit. फिर अगला न्यूज आइटम है पैनल टू सजेस्ट नॉर्म्स फॉर वर्चुअल करेंसीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कहा है कि हम एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बनाएंगे जो एक्शन प्लान देगी कि ये वर्चुअल करेंसीज को कैसे डील करना चाहिए। तो वर्चुअल करेंसीज जैसे बिटकॉइन काफी प्रोमिनेंट हो गई है, RBI ने कई बार कॉशनरी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम इनको ऑथराइज नहीं करते हैं, इसमें रिस्क है, फाइनेंशियल लीगल सिक्योरिटी बेस्ड रिस्क है, इवन इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी किया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट भी कंसर्न है। तो वो यहाँ पे अब एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बनाई। ये बिटकॉइंस के हमने डिटेल में डिस्कस किया। क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, ये डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल मनी नहीं है, मतलब आपका अकाउंट में मनी है आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो अलग होता है, वो डिजिटल करेंसी नहीं है। ये करेंसी जो है ये जनरेट ही डिजिटली होती है, तो दिस इज सेपरेट, इट्स नॉट हैविंग एनी वैल्यू, कि इसका वैल्यू नहीं है जो आपका पैसा है एक्चुअल मनी उससे बेस्ड इसका वैल्यू नहीं है, ये अलग ही करेंसी है जो कोई कंट्री ऑथराइज करके ये नहीं लाती है, बट क्रिप्टोग्राफ ये सॉल्व करके जो होते हैं वो यहाँ पे जनरेट होती है करेंसी, और वो फिर उसमें डीलिंग्स होती है। तो अलग अलग टाइप के जो सबसे प्रोमिनेंट वर्चुअल करेंसी है वो है बिटकॉइन। तो इसको हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है, ये एक वीडियो लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ दूंगी एंड में, तो आप इसको डिटेल में बिटकॉइन भी समझ सकते हैं, वही है ये। फिर अगला न्यूज आइटम है फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजेक्ट्स एप्पल्स टैक्स डिमांड। तो एप्पल जो आईफोन मेकर है वो चाहती है कि उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दिया जाए, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ऐसा कोई हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। तो अब कहा गया है कि ये एग्जेम्पशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद जो सारे इंपोर्ट्स हो गए कंट्री में उनके ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और अगर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई में भी अगर कंसेशन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, तो उसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी। तो टैक्स रेट जो है जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। तो अब ये स्टेटमेंट उनको दिया गया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।